हम लोग देखते हैं प्रशासन क्या है। तो यहाँ पर हम लोग प्रशासन का पहले शाब्दिक दृष्टि से अर्थ देखते हैं हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में भी देखने की कोशिश करते हैं। प्रशासन हिंदी में मूल रूप से संस्कृत से आया है और इसमें प्र उपसर्ग सास धातु से बना है और यहाँ पर प्र का अर्थ होता है उत्कृष्ट, प्रकृष्ट कहें या उत्कृष्ट कहें, और शासन का अर्थ हुआ कार्यों का प्रबंधन, कार्यों का उत्कृष्ट तरीके से प्रबंधन ही प्रशासन कहलाता है। और शासन का पर्याय हम लोग सरकार से समझ लेते हैं, लेकिन शासन का अर्थ होता है निर्देश देना, पथ प्रदर्शित करना, किसी तरह का आज्ञा का देना। और वर्तमान समय से पहले हम अपनी यदि प्राचीन वैदिक युग में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी प्रशासन का प्रयोग का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि सोमादि यज्ञ आदि होता था तो वहाँ पर पुरोहित अपने जो मुख्य पुरोहित होते थे वह अपने सहायक को यज्ञ की सामग्री लाने के लिए उसमें उसके संबंध में कार्य करने के लिए आदेश और निर्देश देते थे और उसे प्रशासता कहा जाता था। बाद में जो निर्देश देने वाले पुरोहित थे तो वे प्रशासक के रूप में जाने लगे और बाद में वही शासन कार्य में जो निर्देश देने के लिए काम करते, जो संचालक थे, जो राजा के लिए प्रयुक्त होने लगे, वही फिर प्रशासन का स्वरूप लेने लगा। यहाँ पर अगर हम इंग्लिश शब्द को देखें एडमिनिस्ट्रेशन, तो यह भी यहाँ पर भी एड की बात होती है और उसके बाद मिनिस्ट्रेट की बात होती है। एड का अर्थ होता है सेवा करना और मिनिस्ट्रेट दरअसल प्रशासन को आज काफ़ी व्यापक अर्थों में देखा जाता है। यह कोई संकीर्ण अर्थों में प्रशासन को आज नहीं देखने वाली बात होती है। जैसे कि हम अगर कहते हैं अभी मोदी का प्रशासन है, नीतीश कुमार का प्रशासन है, तो यहाँ पर कभी एक युग की बात हो जाती है, एक मंत्रिमंडल की बात हो जाती है, एक सरकार की बात हो जाती है, एक सर्वोच्च कार्यपालिका संबंधी बातें होती है कि इस राजनीतिक दल का प्रशासन है। नेहरू युग की बात हम करते हैं, नेहरू का प्रशासन कैसा था, तो पूरे पीरियड को बता देता है, पूरे मंत्रिमंडल की कहानी बयां कर देती है। तो इस तरह के अर्थों में भी प्रशासन शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरी बात यह भी देखते हैं कि ज्ञान की शाखा के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, शैक्षिक विधा के रूप में। जैसे कि हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये लोक प्रशासन आता है। इस प्रशासन का जिक्र हम लोग एक विधा के रूप में, विद्या के रूप में हम लोग करते हैं। यहाँ पर ऐसी भी बातें होती है। और तीसरे कभी कभी इसका हम कहते हैं रेलवे प्रशासन, शिक्षा प्रशासन, भारतीय प्रशासन, इस तरह की भी बातें होती है। और ऐसी इसका अर्थ तात्पर्य होता है कि कोई नीति लागू हो रही है और सार्वजनिक नीति की बात होती है, किसी की सार्वजनिक सेवा की बात के लिए भी प्रशासन शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। और कभी कभी किसी व्यक्ति के संदर्भ में हम लोग इसका बात करते हैं, कि कला के संदर्भ में इसका बात करते हैं कि उस पर इस खास में जो है इसके प्रबंधन की क्षमता नहीं है, प्रशासन चलाने की क्षमता नहीं है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका प्रयोग हम लोग प्रबंधन मैनेजमेंट के रूप में भी शासन का प्रयोग हम लोग करते हैं। कुछ विद्वानों ने प्रशासन के संदर्भ में जो परिभाषा दी है उनको हम लोग देखते हैं। एक विद्वान हुए E.N. ग्लेडेन, उन्होंने कहा है कि प्रशासन लंबा और किंचित आडंबरपूर्ण शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ लोगों की देखभाल करना और कार्यों की व्यवस्था करना है। सचेतन प्रयोजन के अनुसरण में की गई निश्चित कार्रवाई ही प्रशासन है। एक विद्वान हुए पिफनर, उन्होंने कहा कि मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। निग्रो ने कहा है प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। पिफनर और प्रेस्थस ने कहा है प्रशासन वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मानव और वस्तुगत संसाधन का संगठन और निर्देशन है। एल डी व्हाइट
ने कहा है कुछ प्रयोजन और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण प्रशासन की कला है। लूथर गुलिक ने कहा है कि प्रशासन को स्पष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि के साथ कार्य करवाना होता है। डिमॉक मार्शल ई डिमॉक ने कहा है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है। क्या का तात्पर्य विषय वस्तु से है, अर्थात एक क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान जो प्रशासकों को अपना कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, और कैसे से संबंध प्रबंधन की तकनीक से है, जिसका अर्थ यह है कि वे सिद्धांत जिसके अनुसार सरकारी योजनाओं को सफल बनाया जाता है दोनों ही अपरिहार्य हैं तथा दोनों मिलकर ही प्रशासन की स्थापना करते हैं। वहीं मैक्विन ने कहा है लोक प्रशासन केंद्रीय अथवा स्थानीय कार्यों के प्रशासन से संबंधित होता है। यह विशेष रूप से दक्ष प्रबंधकों द्वारा संचालित होता है जिनमें मनुष्यों और कार्यों को संगठित एवं निर्देशित करने की प्रवृत्ति उसी प्रकार पाई जाती है जिस प्रकार एक इंजीनियर में भवन के निर्माण की क्षमता होती है या एक चिकित्सक में मानव की व्याधियों को समझने की क्षमता होती है। साइमन ने कहा है कि अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है जो समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है। उपरोक्त तमाम परिभाषाओं के मद्देनजर प्रशासन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा जो बातें कही गई है उसमें जो तत्व हमें दिखते हैं, जो बातें उभरती है, इसमें यह दिखता है कि प्रशासन सहयोग का काम है, सहयोग की भावना का काम है। कोई रास्ते की कोई पत्थर हटाने के लिए कोई एक व्यक्ति यदि उसमें लगा हुआ तो प्रशासन का उदाहरण नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर सहयोग की भावना का काम होता है, सहयोगशील प्रयास की बातें होती है, कोऑपरेटिव एफर्ट की बातें होती है और एक उद्देश्य होता है, कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति किया जाने वाला कार्य ही प्रशासन का कार्य होता है। प्रशासनिक कार्य सामुदायिक और या सामूहिक आवश्यकता को पूरा करता है। कहीं पर रेल बनाना हो, सड़क बनाना हो, पुल बनाना हो, तो यह इसका उद्देश्य एक व्यक्ति को हित करना नहीं बल्कि सामुदायिक हित की पूर्ति करना होता है और उसको बनाने में लगे व्यक्ति का उद्देश्य होता है। और ये अलग बात है, उसका उद्देश्य अपना रोजगार कमाना होता है। और प्रशासन में सबसे बड़ी एक अहम बात होती है कि यह संगठित होकर काम करता है, संगठन में यह होता है और जब तक ये संगठन में नहीं होगा अपने उद्देश्य की पूर्ति यह नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि प्रशासन में छोटे से बड़े अधिकारी को आप कभी कभी सुनते होंगे ये प्रशासन का आदमी है। कहने का मतलब कि वहाँ पर संगठन की शक्ति उसके पास आ जाती है और इसके बाद उनमें बल मिलता है, वे काम करने में अधिक सहज हो पाते हैं। और प्रशासन के पास प्राधिकार की बात होता है, वह उसके पास वो एक अधिकार होता है जो प्रदत्त होता है, जिसके बदौलत ही वह कोई कार्य दूसरे से करवाता है या किसी दूसरे से सहयोग लेता है। प्रशासन का प्रयोग एक औपचारिक संगठन के रूप में होता है। परिवार में भी संगठन है, परिवार में 5 लोग हैं तो यह प्रशासन का रूप नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं बड़े कॉलेज की बात हो, विश्वविद्यालय की बात हो या हॉस्पिटल की बात हो, तो वहाँ पर बैंक की बात हो, रेलवे बोर्ड की बात हो, तो वहाँ पर प्रशासन का स्वरूप होता है, उसे हम प्रशासनिक गतिविधि मानते हैं। प्रशासन को समझने के लिए 2 प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाए गए हैं। एक एकीकृत दृष्टिकोण है, दूसरा प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है। और इस दोनों में 2 तरह की बातें कही गई है। एकीकृत दृष्टिकोण अर्थात इंटीग्रल अप्रोच और प्रबंधकीय दृष्टिकोण अर्थात मैनेजरियल व्यू। एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों का मानना है कि प्रशासन का अर्थ उसे समस्त क्रियाओं से होता है जो कि वह अपनी नीतियों को क्रियान्वयन करने में लगाता है। अर्थात प्रशासन के से जुड़े सभी लोग, संगठन से जुड़े सभी लोग इसमें सहभागी होते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार इसमें निर्देशक से लेकर
अधिकारी जो तकनीकी क्लास के होते हैं वे, कर्मचारी, लिपिक के कर्मचारी और जो चपरासी होते हैं वो सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक विचारधारा विद्वान का मानना है कि अधिकारी, निर्देशक से लेकर चपरासी तक हर कोई प्रशासक के अंतर्गत आता है। क्यों कि अगर कोई ऑफिस ही है, अगर चपरासी हड़ताल कर देता है, लिपिक हड़ताल कर देता है, तो फिर निर्देशक की भी बातें नहीं चलती, उसकी नीति क्रियान्वित नहीं होती है, नहीं हो पाती है और सबों का सहयोग रहता है, तभी सार्थक उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाती है। यहाँ पर एकीकृत दृष्टिकोण की बात करें। अब अगर प्रबंधात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो मैनेजरियल अप्रोचेज, तो इनके समर्थक विद्वानों का कहना है कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण विचारधारा समर्थकों का कहना है कि नहीं, सारे लोग प्रशासक के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं। प्रशासन का अर्थ होता है नियंत्रण करना, आदेश देना। ऐसे में हर कोई इसके अंग कैसे हो सकते हैं? हर कोई इसके अंग नहीं हो सकते हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो निर्देशक होते हैं, वही प्रशासक के अंग होते हैं, वही प्रशासक होते हैं। हर कोई प्रशासन नहीं हो जाता है। क्यों कि प्रशासन का अर्थ ही होता, प्रशासक का काम ही होता है आदेश देना, नियंत्रण करना, समन्वय करने का प्रयास करना। ऐसे में चपरासी या लिपिक हर वह काम नहीं कर सकता जो कि वरीय पदाधिकारी करते हैं। इसमें वे नहीं माने जा सकते वे अंग, और यहाँ पर किसी प्रकार का सहयोग की बात ही होती है, तो ऐसा हम आदेश देते हैं तो ही ऐसा किया जाता है। इसीलिए हर किसी को प्रशासक की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। हालांकि दोनों एकीकृत और प्रबंधकीय दोनों दृष्टिकोण के बाद हम यह कह सकते हैं, जैसा कि हेनरी फेयोल ने समझाने का प्रयास किया है कि प्रशासन में सबों के कार्य होते हैं, लेकिन सबों के कार्य के प्रतिशत अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई प्रशासन का जो काम हुआ, नियंत्रण देना, आदेश देना, समन्वय करना, काम करना, तो इसके अंतर्गत भी अगर कोई जनरल मैनेजर है, प्लांट मैनेजर है, डिपार्टमेंटल हेड है, शॉप मैनेजर है, फॉरमैन है, वर्कमैन है, इस तरह की यदि अवरोही क्रम में यदि हम बनाते हैं तो यदि जनरल मैनेजर का काम 50% होता है तो प्लांट मैनेजर का 40% प्रशासन का काम होता है, डिपार्टमेंटल हेड का भी काम होता है 35%, शॉप मैनेजर 25% काम करता है, फॉरमैन 15% काम करता है, वर्कमैन 5% प्रशासन का काम करता है। तो तो हर किसी का काम कम और अधिक के रूप में होता है। वर्कमैन जो निचले स्तर के सबसे होते हैं उनको वे भी काम करते हैं, तो वे 5% काम करते हैं, लेकिन जो वरिष्ठ होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, अगर किसी उद्योग की बात करें तो वहाँ पर तो उसके काम अधिक होते हैं। तो प्रशासन के अंतर्गत दोनों तरह के विचारधारा के समर्थकों का अपनी अपनी राय है। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि कार्य करना और कार्य करवाना, इसमें भी अंतर है, और वही चीज होता है प्रबंधन और संचालन में। प्रबंधकीय सिद्धांत अलग हो जाती है। यहाँ पर प्रबंधकीय की बात अगर करें तो इसके अंतर्गत जो प्रशासनिक बातें आती है वह संचालन में नहीं आती है। हम यह कह सकते हैं कि काम करवाना प्रशासन का कार्य है। एक कोई प्रशासक यदि है, कोई प्रशासक अधिकारी है, तो उसका काम है दूसरों को निर्देशन देना, अपनी निगरानी में उसे काम करवा लेना ही प्रशासक का प्रमुख काम होता है।